अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना वीडियो सेशंस न्यू वीडियो सेशंस की सीरीज में एक न्यू रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज का हमारा जो रिकॉर्डेड सेशन है उसका टॉपिक होगा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के दो सेशंस होंगे। एक ये वाला है जिसमें हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, जो कि आपके वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज पे बेस कर रहे हैं और जिस पे हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी मोस्टली रिलाई कर रही है नाउअडेज। और जो सेकंड सेशन होगा इसकी कंटिन्यूटी में, उस पे हम बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की और इमर्जिंग एनर्जी रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये मैं बीएस एलएलबी के जो सेशंस हैं उनके लिए भी है, बीबीए के लिए भी है, और इसका जो कंटेंट है वो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर के वो भी यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूल एंड एनर्जी के अंदर उन एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी उनका कोर्स आउटलाइन के अंदर एक मटेरियल है जो उन्होंने कवर करना है। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। इस जो वीडियो है उसके अंदर जो हमने डिफरेंट फर्दर जो है सब टॉपिक्स जिनको हमने डिस्कस करना है उसकी कुछ आउटलाइन है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हाउ लॉन्ग विल कन्वेंशनल ऑयल लास्ट। ये जो हमारा क्रूड ऑयल है, कन्वेंशनल ऑयल है, जिसके ये कब तक रहेगा। ये लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। तो अगर हम इसी तरह कंजम्पशन रेट्स, प्रोडक्शन रेट्स हमारे चलते रहे विद द एवर पासिंग ईयर, हमारा प्रोडक्शन रेट हर कंट्री पुश कर रही है। सऊदीया कोशिश करता है कि उसका प्रोडक्शन रेट हर साल बढ़ जाए ताकि उसको इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिल सके ऑयल की ट्रेड से। इसी तरह रशिया की कोशिश है। तो प्रोडक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। तो हाउ लॉन्ग विल दिस ऑयल लास्ट। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं। नेट एनर्जी, कन्वेंशनल ऑयल, क्रूड ऑयल, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नेचुरल गैस एज अ फ्यूल, कोल एज अ फ्यूल, न्यूक्लियर, फिर सिंथेटिक फ्यूल्स, और फाइनली हम कोल और न्यूक्लियर का एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और इस पे हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्रूड ऑयल, कन्वेंशनल ऑयल कब तक लास्ट करेगा। जियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी जो प्रोजेक्शंस या प्रिडिक्शंस हैं कि अगर हम इसी तरह इन्हीं कंजम्पशन रेट्स के ऊपर कंज्यूम करते रहे ऑयल को पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, तो राउंड अबाउट 2050 से लेके एंड ऑफ द सेंचुरी, इसके दरमियान में कोई एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा कि हम 80% ऑफ द ऑयल जो है वो वर्ल्ड रिजर्व्स का उसको डिप्लीट कर चुके होंगे, कंज्यूम कर चुके होंगे। पीक ऑयल थ्योरी एक अगेन एक और थ्योरी जो है वो भी इसी की तरफ हाईलाइट करती है कि इस सेंचुरी के अंदर, ये 21st सेंचुरी में ही कोई टाइम आ जाएगा कि जिसमें जो है ये क्रूड ऑयल का सनसेट जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक प्रिडिक्शंस हैं। जाहिर बात है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है उसके ऊपर एक डिबेट है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। इसके अलावा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर बात की जाए टू कीप यूजिंग कन्वेंशनल ऑयल एट प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इंक्रीज, हर साल मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन प्रोडक्शन कोशिश की जाती है कंट्रीज की जो प्लेयर्स हैं बड़े ऑयल ट्रेड में, कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ट्रेड हो ताकि हमें उसका रेवेन्यू आए। ठीक है, तो अगर हर साल यही प्रोजेक्टेड रहा तो हमें एक वक्त आ जाएगा कि जितनी सऊदीया सऊदीया की सप्लाई है, सऊदीया सबसे बड़ा मेन प्लेयर है, तो हमें उतनी सप्लाई जो सऊदीया जो दे रहा है एवरी 5 years हमें और चाहिए होगी। मतलब कि हमें इतना ज्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर, ऑफ शोर ऑन शोर, ताकि हम अपने इस प्रोजेक्टेड रेट ऑफ इंक्रीज को मीट कर सकें। तो वो जो है वो हाईली अनलाइकली है। जियोलॉजिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि इतने रिजर्व्स नहीं है दुनिया के अंदर, इतने रिजर्व्स नहीं है वर्ल्ड वाइड कि हम लोग जो है इस तरह जो है एवरी 5 years जो है इतनी एक्सप्लोरेशन कर लें कि जो है जितनी सऊदीया की अभी करंट प्रोडक्शन है। ठीक है, तो और एक और जो सबसे बड़ी एक डिफिकल्ट और आपको थोड़ी एक अजीब सी चीज लगेगी, ठीक है, वियर्ड है ये मेरे लिए भी जब मैंने ये लिटरेचर फॉलो किया। देखें, ऑयल के ऊपर इतना कोई हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी मूव कर रही है। ठीक है, ये इसका एक जो मेन व्हील है। ठीक है, जो उसके बाद बाकी जो रिन्यूएबल्स हैं वो फ्लाई व्हील का काम कर रहे हैं इस सिनेरियो के अंदर। तो ये उसको सर्कुलेट कर रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है उसका बर्डन उठाया हुआ है।
पर फिर भी जो बहुत सारी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल और गवर्नमेंट्स जो हैं, सऊदीया की होगी, रशिया की होगी, वो अपने ऑयल रिजर्व जो है ना कभी भी मतलब कंप्लीटली उनको जो है ना पेपर डॉक्यूमेंट नहीं करते कि जी कितने रह गए हैं, कितने पड़े हैं। वो जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं उनको ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको पब्लिक ना करें। क्या वजह है? वो इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में जो पॉलिसीज हैं या ऑयल की जो प्राइस है उसके ऊपर जो है हमारा कंट्रोल रहे। तो ऐसी चीजें हमें फिर इस वजह से क्या है कि हम हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट कोई ट्रुथफुल फिगर नहीं है कि जो ऑयल के रिजर्व्स है वो कितने रह गए हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्शंस हैं। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो पीक ऑयल थ्योरी हमें कहती है कि जी इस सेंचुरी के एंड पे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो 150 साल लास्ट कर जाए, हो सकता है वो 200 ईयर्स, 2 सेंचुरीज तक जो है हमारे पास कन्वेंशनल ऑयल लास्ट कर जाए। तो ये एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बिलीव करता है कि जो हमारी प्रिडिक्शंस हो चुकी हैं अभी तक जियोलॉजिस्ट की, वो उसमें कोई ना कोई गैप है, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग पार्ट है। तो ऐसा नहीं है हम सारे का सारा प्रोडक्शन रेट्स के ऊपर, कंजम्पशन रेट्स के ऊपर जो है रख रहे हैं। हो सकता है कि कोई 20-30 ईयर्स के अंदर कोई और ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ जाए कि एक्सप्लोरेशन जो है उसकी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर सकें हम लोग, कंपनीज जो है उसके अंदर इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर सकें। तो ये चीजें जो है इसलिए जो है इसको हम पीक ऑयल थ्योरी हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू थी उसकी, लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कब, इसका ये टाइम क्या होगा कि ये कब हमारे पास जो है ऑयल रिजर्व जो है ये डिप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये हमें पीक ऑयल थ्योरी जरूर बता देती है कि ये लिमिटेड रिसोर्स है, वन डे इट विल एंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करते हैं इसके बाद जो है ये कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारे पास। मैं पिक्टोरियल एविडेंस बुक की यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है एक्सप्लेन करना। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल ड्रिलिंग है, प्लेटफॉर्म से हो रही है, फिर नेचुरल गैस के वेल्स हैं, ठीक है, फिर ऑयल वेल्स हैं, फिर ठीक है इसी तरह आपके पास ये सब पंप हो रहा है, पंप होने के बाद इसको पाइपलाइन के थ्रू ये ऑयल स्टोरेज की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोल है, कोल को सरफेस माइन किया जा रहा है, ओपन सरफेस माइन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फर्दर आपके पास जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली क्या है? जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप वाटर जो है सरफेस के नीचे से पंप करें सर्दियों में, तो वो विंटर सीजन के अंदर तो वो हीटेड होता है। तो आप उसे कहते हैं ना नीम गर्म पानी है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है सरफेस वाटर के निस्बत, क्योंकि अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट है वो वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हम उस वाटर को सरफेस पे सर्कुलेट करवाते हैं और उसमें से हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये एक सर्टेन फील्ड है, इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है। स्पेस हीटिंग में यूरोप में स्पेस हीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, वहां पे जियोथर्मल एनर्जी जो है इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और ये रीन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि हम बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो उसमें से लेते हैं, वो बहुत बड़ा पूल है, वो रिप्लेनिश हो जाती है, तो इसलिए जियोथर्मल एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आप इस फिगर में जितने भी सोर्सेज आपने देखे हैं सिवाय जियोथर्मल के सारे कन्वेंशनल हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, इसको मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं ये रिजर्व्स बनने में, लेकिन जो हमारे प्रोडक्शन रेट्स हैं उस हिसाब से हम इसे नंबर ऑफ इयर्स में उसे डिप्लीट कर देते हैं। हो सकता है 10 साल हैं, 20 साल हैं, उसके बाद आपके पास गैस रिजर्व जो है उसमें जो गैस आ रही है वो उसके MMSCFD में वो बहुत कम, मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे, प्रोडक्शन ही बहुत कम हो जाएगी वेल की। उसको फिर वो जो है डेड वेल या जो है डिप्लीटेड वेल रिजर्वायर जो है करके उसको बंद कर दिया जाता है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज उसको बंद कर देती हैं कि ये अब हमारे काम का नहीं है। अब बात करते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो आपके पास पाई चार्ट्स शो किए हुए हैं ये बुक से लिए गए हैं। बुक में नॉर्मली जो लिटरेचर दिया हुआ है 2007-8 का है। हो सकता है कि अब जो है इनका शेयर जो है हर एनर्जी रिसोर्स का वो चेंज हो चुका हो, लेकिन मोर और लेस जो है ट्रेंड्स ऐसे ही हैं, इसके नजदीक नजदीक ही हैं। अब दुनिया की बात करें तो अभी भी 80% के अराउंड जो है वो एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या कन्वेंशनल रिसोर्सेज से ही प्रोड्यूस की जा रही है।
ठीक है, जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, इनका सबसे बड़ा शेयर है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल। फिर ये साथ आपको यूनाइटेड स्टेट्स की कंजम्पशन दी हुई है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में तो इवन मोर 93% कन्वेंशनल का है और कोई 7% ऑलमोस्ट जो है वो बायोमास का है। हो सकता है कि अब 2020 का जो लिटरेचर है उसमें आप देखेंगे तो ये हो सकता है 10 to 15% तक आ गया हो, लेकिन अभी भी हम इस लिटरेचर से ये चीज हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि 80% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, एक टर्म आ जाती है नेट एनर्जी। नेट एनर्जी एक्चुअली क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस टू द एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस इट। अब हमने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, लेट से मैंने कोल से 10 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, कोल फ्यूल से, सॉलिड फ्यूल से। तो अब उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है? ठीक है, ठीक है, एनर्जी कुछ यूज भी होती है ना, तो प्रोडक्शन के दौरान भी तो, प्रोसेस में भी तो यूज हो रही होती है। तो नेट एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? वो यूजफुल एनर्जी, ठीक है, अ, जो आपके पास एट द एंड आ रही है। ठीक है, तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, देखें आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस की वो आपने 10 थी, यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप किलो जॉल, जॉल, मेगा जॉल जो भी लगाना चाहें, ठीक है, एनर्जी का। और जो एनर्जी उसको प्रोड्यूस करने में यूज हुई वो 8 है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.25 जो है आपकी नेट एनर्जी रेशियो आई। अच्छा, अब जैसे जैसे एनर्जी रेशियो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, तो आपके पास जो है आपका न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की कम हो जाएगी। इट मींस कि आपको जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में एनर्जी लगा रहे हैं वो कम है और यूजफुल एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर लेट से एनर्जी रेशियो की वैल्यू आती है 10, इट मींस कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू या वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। समटाइम्स ऐसा होगा कि आपकी अगर नेगेटिव में आ गई तो वो आप प्रोसेस यूज ही ना करें एनर्जी के लिए, वो आप टेक्नोलॉजी यूज ही ना करें, वो फ्यूल यूज ही ना करें। क्यों? क्योंकि आपके पास आप उसे यूज कर रहे हैं, एनर्जी कम आ रही है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो ज्यादा है। तो ऐसे प्रोसेस को यूज ना करें। तो हम जब भी कोई अपना सिस्टम बनाएं तो उसकी एनर्जी अकाउंटिंग ऑनेस्ट होनी चाहिए, नेट एनर्जी एनालिसिस होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा अपना मनी इन्वेस्ट कर दें, अपनी स्किल इन्वेस्ट कर दें और हमारी एनर्जी पॉलिसी के अंदर जो है इस तरह की क्रूशियल इंफॉर्मेशन ही ना हो। हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी आती है, स्टेट की आती है, सिटी की आती है, ठीक है, या आपका एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एनर्जी पॉलिसी आती है। तो आप उसकी नेट एनर्जी एनालिसिस पहले निकालें। नेट एनर्जी एनालिसिस नहीं होंगे, ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट जो है वो विदाउट एनी प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें लॉसेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम और देख लेते हैं। जैसे ये देखें, आप स्पेस हीटिंग करनी है, आपने मैंने आपको बताया यूरोप के अंदर ये कॉमन है, वहां पे वेदर बहुत ज्यादा जो है वो कोल्ड है, आर्कटिक पोल्स के करीब करीब चले जाएं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, तो वहां पे वो स्पेस हीटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस कूलिंग करते हैं ना हमारे एरिया के अंदर, क्योंकि हमारे टेम्परेचर वार्म रहता है तो हमें जो है एयर कंडीशनर, कूलर यूज करने पड़ते हैं। इसी तरह वहां पे स्पेस हीटिंग होती है। अब स्पेस हीटिंग अगर वो पैसिव सोलर से कर रहे हैं तो नेट एनर्जी रेशियो आ रही है 5.8, नेचुरल गैस से कर रहे हैं 4.9, ऑयल से कर रहे हैं 4.5, इलेक्ट्रिक हीटिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट से तो देखें 0.3। अब ये नहीं यूज करनी चाहिए इलेक्ट्रिक हीटिंग, अगर अगर तो कोई और सोर्स है ही नहीं वहां पे तब आप इसे यूज करें, आपके पास कोई अवेलेबल सोर्स नहीं है। हाँ, पैसिव सोलर या नेचुरल गैस यूज करें, आपके पास ये बहुत अच्छी नेट एनर्जी रेशियो आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम किसी और सेक्टर की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन रेजिड्यू, ये जो आपके पास शुगर केन रेजिड्यू बगास बच जाता है, जिसे आप कहते हैं जी वो भूसा बच गया, वो जो है क्रशिंग जूस निकाल लिया आपने, उसके बाद बगास बच गई, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है, एथेनॉल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या मोलेसिस आते हैं, उससे भी आपके पास एथेनॉल प्रोड्यूस होती है। अब मोलेसिस जो है उससे जो है आपके पास एथेनॉल प्रोड्यूस हुई, उसको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करें, ब्राजील में बहुत ज्यादा यूज होती है, उनकी जो वहां पे इंटरनल कंबस्शन इंजन है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ एथेनॉल फ्यूल यूज करते हैं। इमिशन सल्फर की नहीं होंगी, नाइट्रोजन की नहीं होंगी आपके पास, ठीक है, 8.0 आ रही है, बहुत अच्छी नेट एनर्जी रेशियो है। एथेनॉल फ्रॉम स्विच ग्रास, उसकी भी ज्यादा है, नेचुरल गैस की भी ज्यादा है, गैसोलीन यूज कर रहे हैं 4.1 एवरेज वैल्यू है, ठीक है। एथेनॉल फ्रॉम कॉर्न है, ऑयल शेल है, या कोल लिक्विफिकेशन से 1.4 है।
अब आप इनको तभी यूज करें जब आपकी कंट्री में, आपकी सिटी के अंदर जो है कोई और एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ना एथेनॉल अवेलेबल है, ना नेचुरल गैस अवेलेबल है, ना गैसोलीन अवेलेबल है। कुछ ऐसी स्टेट्स, ऐसे एरियाज हैं, वहां पे वो यूज करें। अदरवाइज अगर आपके पास ये इस तरह का फ्यूल अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, तो आप उसको यूज करें जिसकी नेट एनर्जी रेशियो बहुत अच्छी है। सिमिलरली बात कर लें हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल हीट, ठीक, उसमें देखें आप, सरफेस माइंड कोल उसकी सबसे ज्यादा है, अंडरग्राउंड माइंड कोल उसकी, अगेन नेचुरल गैस, ऑयल, कोल गैसिफिकेशन, डायरेक्ट सोलर। जब आपको हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल हीट चाहिए, वहां पे कोल जो है, ठीक है, वो मेजर है, ठीक है, तो वहां पे उसकी नेट एनर्जी रेशो काफी ज्यादा है। फिर नेचुरल गैस एंड ऑयल है। तो नेट एनर्जी रेशो, आई थिंक आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा कि ये एक्चुअली क्या है, ये टर्म क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। ये एक थिक गुई किस्म का जो है ना लिक्विड है, मतलब जो है ना काफी लम्पसी, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम सेपरेट आउट करते हैं रिफाइनरीज के अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। फिर फर्दर भी इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अल्काइलेशन, रीफॉर्मिंग, डी हाइड्रोजनेशन हो गई, ठीक है, वो कंप्लीट इंजीनियरिंग टर्म्स आ जाती हैं, साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन डिस्टिलेशन के बारे में मैं बता दूं, जैसे अब ये क्रूड ऑयल आया, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस के ऊपर डिफरेंट उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गैस, गैसोलीन, एविएशन फ्यूल, हीटिंग ऑयल, डीजल ऑयल, नेफ्था। ऊपर आपके पास लाइटर कंपोनेंट्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और बॉटम से आपके पास जो है ना एस्फाल्ट, वैक्सेस, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स हैं, वो रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात कर लेते हैं ओपेक कंट्रीज की, जो पहले भी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये कोई 1970s में डेवलप हुई, 13 कंट्रीज थे, ठीक है, हैव एटलीस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल रिजर्व्स। इनके पास दुनिया के 60% ऑफ द, मतलब क्रूड ऑयल रिजर्व्स थे। 2006 में जो इनकी प्रोडक्शन थी वो 43% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल। अच्छा, बाद में ये 2000 राउंड अबाउट एंड 2015 तक कुछ और मेंबर कंट्रीज भी ऐड हुए। उनका स्टेटस पायनियर कंट्रीज की तरह का तो नहीं है, लेकिन अगेन इसमें जो है, अब ये जो 13 कंट्रीज है, इसमें नंबर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब ओपेक जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब वर्ल्ड ऑयल मार्केट में थोड़ी सी भी चेंज आती है। जैसे कोरोना की वजह से अभी चेंज आई, कोरोना की वजह से चेंज क्या आई कि जी ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई, कंट्रीज लॉकडाउन की तरफ चले गए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कंजम्पशन कम हो गई, इंडस्ट्री में कम हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, सर्विसेज सेक्टर इफेक्ट हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके पास ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई, ऑयल की डिमांड। अब ओपेक कंट्रीज ने मीटिंग की, कुछ मेंबर्स उसमें जो है पहले रिलक्टेंट थे कि जी हम अपनी प्रोडक्शन कम नहीं चाहते, जैसे कि सऊदीया है, उसने थोड़ा सा जो एक फाउल प्ले किया, प्राइस वॉर जैसी सिचुएशन रखी रशिया के साथ, लेकिन एक डेढ़ माह बाद वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सके। अब ओपेक कंट्रीज ने अप्रैल के एंड से या मई के स्टार्ट से जो है, उन्होंने सब ने अपनी अपनी प्रोडक्शन जो है कंट्रीज ने कम कर ली आफ्टर सर्टेन एग्रीमेंट्स। तो ओपेक इस तरह का काम करता है ताकि जो है ऑयल की मार्केट में एक सर्टेन प्राइस रहे, जिसकी वजह से जो है इन कंट्रीज के इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रहें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑयल के साथ जुड़े हुए हैं वो सिक्योर रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपके पास ये कन्वेंशनल ऑयल और हैवी ऑयल्स के जो है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कन्वेंशनल ऑयल की बात करें, अब मैं सब नहीं यहाँ पे रीड करूंगा, कुछ करूंगा। क्या है जी, कन्वेंशनल ऑयल्स लो कॉस्ट है, ठीक है, हाई नेट एनर्जी है, ठीक है जी, लो लैंड यूज है, टेक्नोलॉजी जो है 100 साल से ज्यादा हो चुका है, काफी वेल डेवलप्ड है, और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपको जो है, आप यहाँ पर देखेंगे गिलगित में भी गैसोलीन पेट्रोलियम अवेलेबल है, बलूचिस्तान में भी, रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट विद इन 50 ईयर्स, क्योंकि जिस तरह दुनिया कंज्यूम कर रही है इस रिसोर्स को, कन्वेंशनल ऑयल को, ये पॉसिबिलिटी है, मोर चांसेस हैं कि ये आफ्टर 50 ईयर्स जो है ये सबके लिए अवेलेबल ना हो, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाए, और आपके पास दुनिया में रिजर्व ही ना रहे इतने कि वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये हमें कोई सब्स्टिट्यूट फाइंड करना पड़ेगा।
फिर ये क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत ज्यादा देती हैं, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड कोर्स है, तो इसको गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करती है ताकि लोगों की जिंदगी आसान रहे। एक और चीज ये है कि अब जब भी कन्वेंशनल ऑयल्स को यूज करते हैं, इन्हें एक्सप्लोर करने में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, फिर इन्हें यूज करने में, आप कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में भी आ जाता है असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जरूर आपने लिखना है डिसएडवांटेजेस में। इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसके गैसोलीन का हम 1 लीटर लेते हैं उसमें नहीं डाली जाती, पेट्रोल का, डीजल का, फर्नेस ऑयल का, ऑक्टेन हाई ऑक्टेन का फ्यूल का लेते हैं उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऐड नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर लें हैवी ऑयल्स की, फ्रॉम ऑयल शेल एंड ऑयल सैंड। ये कनाडा में बहुत ज्यादा है, ऑयल शेल एंड ऑयल सैंड, ठीक है। ये भी अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है, पहले इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए जो है इसे यूज नहीं करते थे। अब मॉडरेट कॉस्ट है तो इसको यूज कर रहा है कनाडा, ठीक है। इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड फॉर सर्टेन कंट्रीज है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। हाई कॉस्ट, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में ऑयल शेल ऑयल सैंड, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है और हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाई कॉस्ट ऑयल शेल, लो नेट एनर्जी है, अगर कन्वेंशनल ऑयल से कंपेयर किया जाए तो इसकी नेट एनर्जी कम है। अगेन इसमें भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, आप एयर पोल्यूशन, जब आप ऑयल को जो है कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तो होंगी डेफिनेटली, तो सफियर वाटर पोल्यूशन हो सकती है। अब ये जो ऑयल शेल है, इसकी जो एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में भी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑयल शेल में क्या होता है, अब वो पूरे के पूरे रॉक्स निकाल लेते हैं। अब वो रॉक्स निकाल लेते हैं तो हो सकता है कि वहां पर जो है सवेयर लैंड डिसरप्शन, लैंड स्लाइडिंग हो जाए, या वहां पे जो टोपोग्राफी है वो ही खराब हो जाए, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाए, जियोलॉजिकल चेंज आ जाए वहां पे, ठीक है। तो ये एक इश्यूज हैं इसके कुछ। सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकता है आपके माइंड में ना रहे, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो 2-3 है वो जरूर आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस एक्चुअली क्या है, 50 to 90% मीथेन है। ये डिफरेंट रिजर्व्स पे वेरी करता रहता है। जैसे सुई की जो हमारी नेचुरल गैस थी बलूचिस्तान में, उसमें मोर देन 85% to 90% तक मीथेन थी, बहुत अच्छी गैस थी वो, स्वीट गैस थी हमारे पास। लेकिन अगर दूसरी गैसेस की, दूसरे रिजर्व्स की बात की जाए, सिंध में और बहुत सारे हैं, कादिरपुर है, माड़ी है, वहां पे वेरी करती है 70, 75, 80। कुछ जो बहुत मतलब बुरी, या मतलब कह सकते हैं कि लो क्वालिटी नेचुरल गैस रिजर्व भी कुछ एक्सप्लोर किए जाते हैं, उसमें 60 तक भी चली जाती है मीथेन, ठीक है। रिमेनिंग उसमें क्या हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकती है, ब्यूटेन होती है, और एक टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो फिर नेट एनर्जी रेशियो कम होती जाएगी। अगर आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है तो फिर नेट एनर्जी रेशियो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब नेचुरल गैस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस में, एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वो जो है हाईली फ्लेमेबल लिक्विड बन जाता है, जिसको ज्यादातर ये जो टैंक्स, ये जो शिप्स आते हैं, शिप एक्सपोर्ट कर लिया जाता है कंट्रीज। अब कतर हमें एक्सपोर्ट करता है, हम इंपोर्ट करते हैं नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कतर से भी की है, पीपल्स पार्टी के जमाने में तुर्की की एक कंपनी थी, उसके साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो एलएनजी जो है हम नॉर्मली, अब कतर के साथ आजकल इशू चल रहा है कि हमने काफी ज्यादा टैरिफ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है, लास्ट गवर्नमेंट ने जो है उनके साथ जो है एग्रीमेंट साइन किए थे, तो वो एलएनजी हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ रही है। When the natural gas field is tapped, propane and butane gases are liquefied. उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन भी होती है सर्टेन अमाउंट में, वो लिक्विफाई कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें जो है थोड़े हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन चेन और 4 कार्बन चेन वाले ज्यादा होते हैं, उसको हम एलपीजी का नाम देते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसकी भी हाई नेट एनर्जी है, लो कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई हुई है, ठीक है। लैंड यूज है नहीं इसका, इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइंस, ठीक है। लेकिन क्या है,
हाँ, अगर निस्बतन कंपेयर किया जाए कोल के साथ या ऑयल के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इसकी कम है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, लेकिन ऑयल से कम है, कोल से कम है। इसलिए इसे जो है वो अच्छा फ्यूल समझा जाता है कन्वेंशनल फ्यूल्स की कैटेगरी के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। गैस रिजर्व हमारा सोई का जो है वो 1960s में जो था, आज उसका वो लेवल नहीं है। हमने उसे बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया। कादरपुर जो है उसकी भी विद एवरी पासिंग ईयर जो है उसकी भी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। माड़ी गैस की भी इसी तरह कम होती जा रही है। तो ऑन द लो, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो रिजर्व जो है वो डिप्लीट होता जाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। रिलीज CO2 व्हेन बर्न्ड। CO2 कम जरूर, लेकिन रिलीज करता है। ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस। हम जो घर में हमारे गैस आ रही है उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट उसकी पे नहीं कर रहे मोस्टली लोग। फिर क्या है? लीकेजेस हो जाए तो मीथेन जो है वो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है। तो वो अब एयर में रिलीज हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस को इनहेंस करे, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को इनहेंस करेगी। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है। अब कतर ने अगर हमें करनी है तो वो शिप्स के अंदर करेगा, रेफ्रिजरेटेड टैंकर शिप्स के फॉर्म में। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा डिबेटेबल है। अब रशिया जो है वो जिन कंट्रीज का बॉर्डर साथ लगता है, लैंड एरिया, वो जर्मनी, पोलैंड, उन कंट्रीज को जो है वो सेल कर रहा है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रशिया गैस प्रोवाइड करता है, गैस सप्लायर है। तो वहां पे उनके लिए फिजिबल है। लेकिन अगर बीच में कोई वाटर बॉडी है, कोई ओशन है, उनके बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते, जैसे कतर है, तुर्की है, तो वो हमें LNG की फॉर्म के अंदर जो है गैस जो है नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल की। ये कोल की स्टेजेस हैं कुछ फॉर्मेशन की। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट उसकी इनिशियल स्टेट है जिसके ऊपर हीट प्रेशर कम है। फिर ज्यादा हो जाए तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की तरफ मूव करते जाएं, हीट भी ज्यादा हो जाती है, जो एनर्जी हमें अवेलेबल होती है, और कार्बन कंटेंट भी बढ़ता जाता है। पीट की तरफ आए तो मॉइस्चर ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, उसकी जो फ्यूल की वैल्यू है, वो क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है, वो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। अच्छा, अब कोल के साथ ट्रेड ऑफ्स क्या है? ठीक है। तो कोल अब डर्टी फ्यूल कहा जाता है, लेकिन अब इसमें यूज तो करते हैं हम इसे। ठीक है। रिसोर्स है दुनिया में, और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो वेल डेवलप्ड हैं, जिसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है। तो चीपर है ये फ्यूल, इस वजह से इसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। एम्पल सप्लाईज हैं हमारे पास। जो कोल के दुनिया में रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट 900 225 टू 900 ईयर्स तक जो है हम उन्हें यूज कर सकते हैं। हाई नेट एनर्जी यील्ड है, अगर वो बड़े प्लांट्स लगाए जाएं तो हाई नेट एनर्जी यील्ड है। लो कॉस्ट है, वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज। अगर क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज यूज की जाएं, स्क्रबर्स ऐसे यूज किए जाएं, तो आप जो है किसी हद तक इमिशंस को भी कम कर सकते हैं। ये साइड पे आप देखें तो आप जो है कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो 286 CO2 इमिशंस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस फॉर वेरियस एनर्जी सोर्सेज। ये जो फिगर आपको दी हुई है, ये बार चार्ट टाइप, इसमें एक्चुअली क्या है कि जी CO2 इमिशन कितनी हो रही है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोल से अगर प्रोड्यूस की जाए तो CO2 इमिशन बहुत ज्यादा है, सिंथेटिक फ्यूल से थोड़ी कम है। सिंपल कोल फाइड से अगर की बात की जाए, कोल से की जाए तो 100% है। ठीक है। ऑयल सैंड 92 है। आप जियोथर्मल न्यूक्लियर से आए तो आपके पास जो इमिशन है CO2 की वो बहुत कम है, नेचुरल गैस से कम है। कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, 286% तक है। ठीक है। तो कोल से कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इश्यू है, हाई इमिशंस होती हैं इससे। ठीक है। वो ब्राउन क्लाउड वाली आपने एयर पोल्यूशन में देखा है, तो वो ये जो कोल है इस वजह से इसे डर्टी फ्यूल भी टर्म किया जाता है। स्वेयर लैंड डिस्टर्बेंस, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी होगी, वाटर पोल्यूशन भी होगी। और जब आप इतनी ज्यादा ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं तो हो सकता है कि वहां पे ओवरबर्डन जो है वो बैड कोलैप्स कर जाए और बैठ जाए, आपको वहां पे एरिया भी डिफरेंट नजर आए। सवेयर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ व्हेन बर्न, सवेयर थ्रेट है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसकी भी इंक्लूड नहीं होती। इंडिया चाइना में आप जो है वो अगर इस इन्वायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूड करना शुरू करते हैं तो वो हो सकता है कि ये चीपर फ्यूल ही ना रहे। ठीक है। उसके बाद क्या है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक मर्करी इमिशंस। अब कोल इतने बड़े रिजर्व्स हैं, उसके अंदर जो है कुछ माइनर अमाउंट में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी होते हैं, टॉक्सिक मर्करी भी होता है।
समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्री ट्रीटमेंट में भी रिमूव नहीं होता और वो सीधा कोल फायर्ड फर्नेस में चला जाता है। वहां से जब वो चिमनी स्टैक से बाहर आ जाएगा तो वो एक इमिशंस की शक्ल इख्तियार कर लेगा और वो एक काफी हार्मफुल और डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी हमारे। सिंथेटिक फ्यूल्स की बात करें, यूनिट ऑफ एनर्जी देन कन्वेंशनल कोल कॉस्ट, ठीक है। सॉलिड coal can be converted into synthetic fuels by a process called coal gasification and into a liquid fuel such as methanol or synthetic gasoline by coal liquefaction. तो ये जो सिंथेटिक फ्यूल्स है, नॉर्मली सिंथेटिक नेचुरल गैस हो गई या सिंथेटिक गैसोलीन हो गया, ये कोल से ही डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मॉडरेट कॉस्ट है इनकी, थोड़ी सी रीजन मतलब चीपर नहीं कह सकते आप इसे। एयर पोल्यूशन कोल की निस्बत कम है, स्टिल हाई कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हैं। हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। अगर रीन्यूएबल एनर्जी देखें, ये हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लिखा हुआ है, ये रिलेटिव टर्म है टू द रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसे कहें टू द कन्वेंशनल कोल, ये गलत है। टू द रीन्यूएबल एनर्जी इसका हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। लार्ज गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, अगेन इसमें भी रिक्वायर माइनिंग 50% मोर कोल। अब आपको इसमें ज्यादा कोल जो है वो माइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो है थोड़ी अमाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट में अगर आपने सिंथेटिक नेचुरल गैस बनानी है या सिंथेटिक गैसोलीन बनाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा कोल माइन करना पड़ेगा, ठीक है। कोल की माइनिंग आपको दूसरे एंड पे बढ़ जाएगी। ये अब कुछ न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर लेते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये भी बहुत एक चीप फ्यूल टर्म किया जाता है। इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल भी यूज़ नहीं होती, हमारे पास रिजर्व भी दुनिया में काफ़ी अवेलेबल हैं। पर क्या हुआ है कि पिछले लास्ट 50-60 ईयर्स के अंदर कुछ बड़े डिजास्टर्स हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स ने जो है इसको जो है अपने एनर्जी पॉलिसी में से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ कंट्रीज ने, सारों ने नहीं। अभी भी न्यूक्लियर जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है दुनिया में, लेकिन क्या है कि जैसे आपका यूरोप है या जापान है, उन कंट्रीज ने जो है इसे रोल बैक करना शुरू कर दिया है कि और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ना लगाए जाएं, जो चल रहे हैं वो चलते रहें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उनकी कोशिश है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर जो है उनका न्यूक्लियर का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में वो बढ़ता जाए, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है? लार्ज फ्यूल सप्लाई है, ठीक है। अब आपके पास अबंडेंट अवेलेबल है न्यूक्लियर रिजर्व्स, ठीक है। इमिट्स 1/6 एज मच CO2 एज कोल, मतलब बहुत कम, 6 टाइम जो है वो उससे कम जो है कोल से वो एनर्जी वो CO2 इमिशंस है। मॉडरेट लैंड डिस्ट्रप्शन, मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट लैंड यूज है। लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, कहते हैं लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स एक्सेप्ट फॉर चिरनोबल टाइप रिएक्टर्स। चिरनोबल जैसे रिएक्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो अब सेफ्टी सिस्टम्स पे क्योंकि बहुत काम हो चुका है, जो बड़े एक्सीडेंट्स हुए, अब इसके सेफ्टी सिस्टम न्यूक्लियर के जितने यूज होते हैं ना वो और किसी थर्मल पावर प्लांट पे यूज नहीं होते। इतने ज्यादा सेफ्टी चेक्स, इतने ज्यादा सेफ्टी चेक्स होते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ रिस्क, ऑल देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, ठीक है। कैन नॉट कम्पीट इकोनॉमिकली विदाउट ह्यूज गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अब लगा रहे हैं ना K1 K2 कराची K1 K2, वो 1100 मेगावाट के पावर प्लांट्स होंगे चाइना की मदद से। तो अब क्या है कि उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत है, वो 2023-25 तक वो हमें वो बेयर करनी है, ठीक है। उसके लिए फिर सब्सिडीज देनी पड़ती हैं लैंड के लिए और बहुत सारी चीजें। लेकिन एक दफा जब वो प्लांट चल जाता है तो उसकी वो जो उसका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट यूनिट है वो बहुत कम होती है। अगेन इसमें भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड होती हैं। फिर इसमें ये होता है कि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ना आपके पास जो है ना वो जनरेट होता है, अब उसको कहीं डिस्पोज ऑफ करना वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर सब्जेक्ट टू टेररिस्ट अटैक्स का भी जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके ऊपर अगर अटैक हो जाता है लेट से, तो वो जो कैटास्ट्रोफिक होगा, उसके करीब कोई सिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक सब्जेक्ट टू टेररिस्ट अटैक्स हो सकता है। इंडिया हमारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर दे। न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रहा जहाँ पे वेपन ग्रेड एनरिचमेंट हो रही है यूरेनियम की, वहां की बात नहीं कर रहा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर उनको ही अगर वो टारगेट कर दे तो उससे भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्प्रेड्स
नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब इनसे ही जो है टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी शेयरिंग होती है, न्यूक्लियर वेपन्स भी बनते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विद मेजर एक्सीडेंट्स। अब मेजर एक्सीडेंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 साइट की हैं, और भी हैं। एक फुकुशिमा का है जो 2011 का है, रिसेंट। चेरनोबिल की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है, रशिया में हुआ 1986 में। इसमें क्या हुआ आपके पास, इज वन ऑफ द रिएक्टर्स इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन। उस टाइम ये यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट था। 1991 में जो है फिर ये मिडल ईस्टर्न जो है कंट्रीज जो है, सॉरी, ये मिडल एशियन कंट्रीज इनको कहते हैं मेरे ख्याल में, जो यूरोप के साथ लगते हैं। ये कोई काफी सारे कंट्रीज थे, कजाकिस्तान, ये जॉर्जिया है मेरे ख्याल में, ये सब जो है सोवियत यूनियन से बाहर आ गए थे, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ब्लू द मैसिव रूफ ऑफ अ रिएक्टर बिल्डिंग। अगेन इसमें क्या हुआ कि कूलिंग जो है सिस्टम जो है वो फेल कर गया था, और वो जो रिएक्टर का रूफ है वो बिल्डिंग का वो जो है वो ब्लो हो गया। और ब्लो हुआ तो जाहिर बात है रेडियो एक्टिव मटेरियल सारा रिलीज हो गया। इसमें काफी ज्यादा डेथ्स हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। वो चेरनोबिल जो है उसके इर्द गिर्द वाला जो सिटी है पूरे का पूरा, और आज भी वहां पर जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। सेकंड क्या हुआ, 3 माइल आइलैंड्स। यहाँ पे इतना ज्यादा जो है वो कैजुअलिटीज नहीं हुई। ये अमेरिका में था 1979 में। न्यूक्लियर पावर प्लांट नियर हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया लॉस्ट इट्स कूलेंट वाटर। कूलेंट वाटर नहीं मिला उसे, मैकेनिकल फेलियर हो गया, ह्यूमन ऑपरेटर एरर है। दिस लेड टू द मोस्ट सीरियस कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट इन द यूएस हिस्ट्री। ये यूएस हिस्ट्री में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का सीरियस एक्सीडेंट था। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये देखिए, ये चेरनोबिल की है, जब उसका जो है रिएक्टर रूफटॉप ब्लो हो गया तो फर्दर जो है उसके बाद एक डायग्राम है। तो ये सॉरी फोटो है उस टाइम की। अब हम बात कर लेते हैं कोल वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है जी, कोल हमारे पास एम्पल सप्लाई है, हाई नेट एनर्जी है, वेरी हाई एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हाई CO2 इमिशन है, हाई लैंड डिस्ट्रप्शन फ्रॉम सरफेस माइनिंग है, हाई लैंड यूज है, लैंड यूज बहुत ज्यादा होता है, लो कॉस्ट विद ह्यूज सब्सिडीज, कॉस्ट इसकी कम है, ठीक है। एम्पल सप्लाई ऑफ यूरेनियम हमारे पास सोर्स है, लो नेट एनर्जी यील्ड थोड़ी कम है, लो एयर पोल्यूशन, इमिशन होती नहीं है इसमें, मतलब कम है, बहुत कम है, लो CO2 इमिशन है, ठीक है। मच लोअर लैंड डिस्ट्रप्शन फ्रॉम सरफेस माइनिंग, क्योंकि इसकी सरफेस माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग नहीं होती, कोल की तरह डेप्थ में नहीं जाते इतना ज्यादा, तो इसलिए इसकी डिस्ट्रप्शन कम होती है, डिस्ट्रप्शन। मॉडरेट लैंड यूज है, ठीक है, लैंड यूज भी कम होता है। हाई कॉस्ट इवन विद ह्यूज सब्सिडीज, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। थर्मल पावर प्लांट्स जो कोल पे चलते हैं उनकी कैपिटल कॉस्ट कम है। अब आप साहिवाल वाला कोल फायर्ड पावर प्लांट देखें, वो 1-1.5 साल के अंदर लग भी गया और पाकिस्तान जैसे कंट्री ने उसकी कॉस्ट बेयर कर ली। लेकिन K1 K2 इनकी कॉस्ट हम जो है वो अभी तक फुली बेयर नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है उनकी कंस्ट्रक्शन और उसका जो पूरा कमीशनिंग है वो डिले होती जा रही है किसी हद तक। कन्वेंशनल फ्यूल जो है वो बैकबोन है प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमी की, ठीक है। लेकिन क्या है, ये कोई नॉवल टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है, इनको काफी अरसे से यूज कर रहे हैं। और जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, रीन्यूएबल एनर्जीज जो है उन्होंने इमर्ज करना शुरू कर दी है। उनकी टेक्नोलॉजीज ने पॉपुलैरिटी, उनकी टेक्नोलॉजीज ने ट्रस्ट जो है वो अचीव करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो ट्रस्ट अचीव करते जाएंगे, सर्टेनली कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं बाय द मिड ऑफ द सेंचुरी वो उनका यूज कम होता जाएगा और लोग शिफ्ट करते जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें, लोग जो है हाइब्रिड कार्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं और फिर फाइनली इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, कन्वेंशनल से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव किया जा रहा है। सिमिलरली इसी तरह जो है आपके थर्मल पावर प्लांट जो है उनकी जगह सोलर के जो है बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी अब आ रहे हैं। नो डाउट उस तरह अभी कॉमन नहीं हो गया ये ट्रेंड, कुछ कंट्रीज के पास है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली बायोगैस, बायोमास, इसका भी यूज जो है विद एवरी पासिंग ईयर, एवरी पासिंग मंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो रिन्यूएबल्स फिलहाल तो अभी 20% पे ही है, लेकिन हम 2050 तक हम में से कोई रहा
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि रीन्यूएबल्स जो है मोर देन 50% शेयर जो है दुनिया के एनर्जी मिक्स का वो अचीव कर चुके होंगे। अदरवाइज क्या है कि एक और जो वेरिएबल जो है वो इसमें है एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से भी हम डिस्करेज करते हैं कि कन्वेंशनल फ्यूल्स को यूज ना करें, वरना क्या होगा कि अगर हम इसी तरह यूज करते रहे, एक तो ये रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे और दूसरा CO2 की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी एटमॉस्फेयर में कि ये हैबिटेट हमारे लिए फिर जो है सर्वाइवल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं आने वाली जनरेशन जो है वो सब मास्क पहन के घूमें, रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हैं वो बाय बर्थ कैरी करें? ऐसा नहीं है। तो इस वजह से भी हम रिन्यूएबल्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये था आज का सेशन। इंशाल्लाह जल्दी जो है रीन्यूएबल या इमर्जिंग एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी जो है मैं सेशन अपलोड कर दूंगा। तो इसको फॉलो करें, इसको देखें और पूरी वीडियो को वॉच करें। ये नहीं कि 1-2 मिनट के लिए देख लिया, फिर क्या है, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ये मैं बना रहा हूँ, आपकी असेसमेंट के लिए आपको जरूरी है ये। इसे गो थ्रू करें। HEC की पॉलिसी है, एग्जाम्स के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो जो आपको कंटेंट दिया जाता है उसको जिस तरह आप आते थे रेगुलर क्लासेस में इसी तरह फॉलो करें। तो ये आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, हमारे लिए भी इजी रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक।